Hello everyone. How you all guys doing today? Welcome back to my channel. I am Pawan Gupta and today we will be discussing chapter 3B Elasticity of Demand. Let me once again remind you, we have already completed chapter number 2 Utility Analysis. उसमें 4-5 चीजें थी जो important थी, जो मैंने important बताई थी. हालांकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बाद में फिर से मार्क कराऊंगा जो तुम्हारे एग्जाम्स में आ सकते हैं. 99% आने के चांसेस है, राइट. चैप्टर नंबर 2 जो यूटिलिटी एनालिसिस था, वो यूटिलिटी एनालिसिस में हमने क्या क्या पढ़ा था, उसमें मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी याद करने का ट्राई करो. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी क्या था? यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट. किसी को अगर याद नहीं आ रहा है तो पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 2 यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. चैप्टर नंबर 3A यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. चैप्टर नंबर 3B फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होने वाला है. ऐसे कर करके पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स तुम्हारे लिए यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा, राइट. तो जिसको भी नहीं आ रहा है, जिसने भी पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं, तो वो लोग पहले लेक्चर जाके देख ले, उसके बाद ये लेक्चर स्टार्ट करना. मैं था चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस पे. उस पे हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ यूटिलिटी एंड डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी. क्या था मीनिंग ऑफ यूटिलिटी में? मीनिंग ऑफ यूटिलिटी में हमने पढ़ा यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट. इसके बाद हमने पढ़े फीचर ऑफ यूटिलिटी. टोटल 10 फीचर थे भाई, 10 के 10 हमने याद किए थे और समझे थे डिटेल में. लेक्चर अवेलेबल है, जाके जरूर देखना. कौन सा था 10 फीचर भाई? 10 में सबसे पहला था, बोलो, रिलेटिव कंसेप्ट, सब्जेक्टिव कंसेप्ट, एथिकली न्यूट्रल, इट इज नॉट सेम एज यूजफुलनेस, इट इज नॉट सेम एज प्लेजर, इट इज नॉट सेम एज सेटिस्फैक्शन. अरे ये होते हैं ना, यही तो पॉइंट थे. और नीचे क्या था? इट इज द बेसिस ऑफ डिमांड, मल्टीपर्पज, राइट, एंड मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल. इस तरीके से फीचर ऑफ यूटिलिटी के पॉइंट्स थे. इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ यूटिलिटी. टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में 6 टाइप्स है: टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी, पोजीशन यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, राइट. ये सब टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में था. टाइप्स ऑफ यूटिलिटी के बाद, एक्चुअली मैं सारे पॉइंट्स नहीं बोल रहा, ये सब हमने कर चुके हैं. मैं खाली बता रहा हूँ कहाँ कहाँ पे हम लोग पहुंचे और हम लोगों ने क्या क्या किया, राइट. तुम लोग भी एक बार याद करते रहो मेरे साथ. इसके बाद हमने पढ़ा लॉ ऑफ डीएमयू. लॉ ऑफ डीएमयू में टोटल 7 स्टेप्स थे. 8 नंबर का एग्जाम में आएगा लॉ ऑफ डीएमयू. 8 नंबर का ऑलरेडी लेक्चर अपलोड हो चुका है. क्या क्या था उसमें? इंट्रोडक्शन, मीनिंग डेफिनेशन याद है? इंट्रोडक्शन याद है? प्रोफेसर गॉसिन. Then later on explained in detail by Professor Alfred Marshall in the books Principle of Economics published in 1890. Definition में additional benefit which a person derive due to increase in the stock of the commodity diminishes with every increase in the stock that he already has. ये डेफिनेशन था. कोई अगर पहली बार देख रहा है, उसको लग रहा है सब क्या है, तो एक बार चैप्टर नंबर 2 पे जाए, एक बार और देखे. वो सारे लेक्चर्स जो मैंने अपलोड कर लिए हैं. चैप्टर नंबर 3 भी अपलोड हो चुका है, ठीक है. इसके बाद इंट्रोडक्शन और मीनिंग डेफिनेशन के बाद लॉ में क्या आएगा? लॉ में तीसरा पार्ट आता है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन. याद है? 1 2 3 4 5 6. और यूटिलिटी में आएगा 10 8 6 4 2 0 -2, राइट. देन उसका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, ये टेबुलर था. देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ फॉर्म में बनाना है. देन एक्सप्लेन करना है. व्हेन फर्स्ट यूनिट इज कंज्यूम यूटिलिटी इतना था, सेकंड यूनिट में यूटिलिटी कम हो गया, थर्ड में और कम हो गया, राइट. व्हेन सिक्स्थ यूनिट इज कंज्यूम यूटिलिटी इज 0, इट मींस कंप्लीट सेटिस्फैक्शन. इन इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सर्टेनिटी. याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है क्या? एंड देन जब यूटिलिटी नेगेटिव चला गया तो उसको बोलते हैं डिससैटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर. वहां पे सेटिस्फैक्शन डिससैटिस्फैक्शन में कन्वर्ट हो गया, राइट. उसके बाद हमने पढ़ा रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. ये भी हमने डिटेल में देखा कि भाई एक पॉइंट आता है जब MU 0 होता है तब TU मैक्सिमम होता है, जब MU नेगेटिव होता है तब TU कम हो जाता है. देन उसका डायग्राम कुछ ऐसा था, एक पॉइंट से चालू होता है, TU ऐसे ऊपर ऊपर बढ़ता है, MU नीचे नीचे आता है. और जब MU 0 पे टच हो जाता है तब TU सबसे टॉप पे होता है, और जब MU नेगेटिव चला जाता है तब TU नीचे गिरता है. इस तरीके से डायग्राम भी एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में. इसके भी लेक्चर सारे अवेलेबल है, ठीक है. इसके बाद हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में? इसके बाद ये चैप्टर वाइंड अप हो गया था, चैप्टर नंबर 2, राइट. कोई पॉइंट नहीं रह गया ना? कोई पॉइंट नहीं रह गया. ये सब हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था. फीचर ऑफ यूटिलिटी वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका है. और इसमें से 8 नंबर का मेरे को एक्सपेक्टेशन है, इसमें से 8 नंबर का तुम्हारे एग्जाम में आएगा. क्या बोला? 8 नंबर का तुम्हारे एग्जाम में आएगा, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 से. क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ये हम लोग एक बार पूरा पोर्शन हो जाए, सिलेबस हो जाए, इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे. चैनल के साथ जुड़े रहना, सब्सक्राइब करना और जुड़े रहना चैनल के साथ, बिकॉज ट्रस्ट मी, बहुत कुछ अच्छी चीजें तुम्हारे लिए आ सकती है. अदर देन इकोनॉमिक्स ऑल्सो, फॉर अदर सब्जेक्ट ऑल्सो आई विल ट्राई कि जो डिफिकल्ट एस्पेक्ट है, जो स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट है, और जो अगर मुझे लगता है कि फुल सब्जेक्ट में प्रोवाइड कर सकता हूं, तो आई विल प्रोवाइड द एंटायर सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब इटसेल्फ, राइट. सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जस्ट बी कनेक्टेड विद इट. इसके बाद हमने क्या किया? 3A में हमने क्या पढ़ा? डेफिनेशन ऑफ डिमांड पढ़ा. लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड याद है? प्रोफेसर गॉसिन का कंट्रीब्यूशन नहीं है. और लॉ ऑफ डीएमयू था, वो चालू होता था अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट से. लॉ ऑफ डिमांड चालू होता है अदर थिंग बीइंग इक्वल से, राइट. एंड देन इसके assumption, इसके एक्सेप्शन सेम एज डीएम, आई मीन
फॉर्मेट सेम है, अंदर का मटेरियल तो अलग ही होगा, लेकिन जो फॉर्मेट है, पहले इंट्रोडक्शन आएगा, फिर मीनिंग डेफिनेशन आएगा, वो सब डीएमयू का जैसा ही है, राइट। ये भी लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, 1 घंटे का पूरा लेक्चर है, उसमें पूरा का पूरा लॉ ऑफ डिमांड एक एक चीज एक्सप्लेन की हुई है, देखना जरूर, ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने देखा वेरिएशन और चेंजेस में डिफरेंस क्या है, वेरिएशन इन डिमांड और चेंजेस इन डिमांड में क्या डिफरेंस है। ये भी मेरे को एक्सपेक्ट है इस बार 4 नंबर का तुम्हारे लिए आ सकता है, आइदर इन क्वेश्चन आंसर फॉर्म और इन डिस्टिंग्विश फॉर्म, राइट। वेरिएशन एंड चेंजेस का डिफरेंस, ये इसका भी लेक्चर अपलोड हो चुका है। वेरिएशन मतलब डिमांड चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, एंड चेंजेस का मतलब डिमांड चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर वेयर एज प्राइस रिमेन कांस्टेंट, राइट। ये भी लेक्चर ऑलरेडी, किसी को लग रहा है इतना फटाफट क्यों पढ़ा रहा है भाई, सब कुछ अपलोडेड है यूट्यूब पे, तो जाके पहले के लेक्चर देखने पड़ेंगे, सब कुछ डिटेल में अपलोड कर चुका हूं मैं। इसके बाद आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, और भी इसमें इसके बाद और क्या पढ़ा है, इसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड एंड टाइप ऑफ डिमांड, डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, कंपोजिट डिमांड, कॉम्पिटिटिव डिमांड, अरे पढ़ा था ना ऐसा कुछ, तो टाइप ऑफ डिमांड था, और फिर उसके टाइप ऑफ डिमांड पढ़ा एंड डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड पढ़ा। इट विल बी सेम एज अजम्पशन इफ यू रिमेंबर, नहीं याद आ रहा है प्लीज जाके लेक्चर देखो, इट विल बी क्या बोलते हैं उसको, बहुत हेल्प करेगा। उसमें मैंने मार्किंग भी कराई है और इंपॉर्टेंट चीजें भी बताइए, क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या एग्जाम में लिखना है, और आगे भी बताते रहूंगा, राइट। अभी हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 3B, चैप्टर 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। किसी किसी को पता ही नहीं 3B क्या है, अरे भाई चैप्टर 3 के तुम्हारे इकोनॉमिक्स में 2 पार्ट है, 3A डिमांड एनालिसिस, 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अभी जो हम लोग चैप्टर चालू करने जा रहे हैं वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अभी चालू करूंगा, और ये जो चैप्टर है, ये 2 लेक्चर, मतलब मैक्सिमम क्या, मिनिमम भी 2 ही लेक्चर लगेगा, 2 लेक्चर में ये चैप्टर 3B खत्म हो जाएगा, एंड देन हम लोग शायद चैप्टर 1 के टुवर्ड जाएंगे, राइट। सो अभी हम लोग चालू करेंगे चैप्टर 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो फ्रेंड्स क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिक पढ़ के, वर्ड इलास्टिक पढ़ के क्या दिमाग में आता है जब मैं बोलता हूँ इलास्टिक, तो इलास्टिक पढ़ के क्या हुआ, फ्लेक्सिबल है, मतलब ऐसा बोलते हैं ना इलास्टिक है, ऐसा खींचेंगे तो जितना स्प्रेड करेंगे उतना स्प्रेड हो जाता है, वो इलास्टिक है, राइट। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3A डिमांड एनालिसिस में ये सीखा कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होता है, प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ता है। लेकिन फ्रेंड्स मुझे ये बताओ, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कितना कम होता है और प्राइस के कम होने से डिमांड कितना बढ़ता है, ये कौन बताएगा। अरे भाई होता है, वो तो समझ गए, लॉ ऑफ डिमांड ने बता दिया, हमने चैप्टर 3A पढ़ लिया, लेकिन 3B में कितना कम होएगा ये पता चलेगा। इन सिंपल वर्ड्स में बता दूं, पहले मैं हम लोग जानते हैं एक एक वर्ड का मतलब। चैप्टर का नाम क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिवनेस। क्या बोला, इलास्टिसिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब एक वेरिएबल के चेंज होने की वजह से, एक वेरिएबल के चेंज होने की वजह से दूसरा वेरिएबल कितना चेंज होता है, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। अपन मतलब बोलते हैं ना रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, मतलब मेरे बातों का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तू। अगर मैं किसी को बोलूंगा यार तू रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है, यार रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा है, तो मेरे बातों को तू रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है, मेरे बातों का रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा है तू, ऐसा बोलते हैं, सुना है। तो रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब भी वही होता है, अगर एक चीज चेंज होगी तो वो चीज चेंज होने का कारण ये दूसरा वेरिएबल जो है ये किस तरीके से वो चेंज को रिस्पॉन्स करेगा, किस तरीके से रिस्पॉन्ड देगा, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी का सिंपल मतलब बताओ, रिस्पॉन्सिवनेस। क्या रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस कैसे, चेंज इन वन वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन अदर वेरिएबल। ये एक वेरिएबल है, ये किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, दूसरा वेरिएबल अगर चेंज हुआ तो पहला वेरिएबल किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं पहला वेरिएबल क्या और दूसरा वेरिएबल क्या, भाई पहला वेरिएबल क्या और दूसरा वेरिएबल क्या, तो यहाँ पे याद रखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, किसी और के चेंज होने की वजह से डिमांड किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है ये हमको पढ़ना है, किसी और के चेंज होने की वजह से डिमांड किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है ये हमको पढ़ना है। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, डिमांड इलास्टिक कितना है ये पढ़ना है। इलास्टिक का मतलब रिस्पॉन्सिवनेस, मेरे साथ रिपीट करो, इलास्टिक का मतलब रिस्पॉन्सिवनेस। चैप्टर का नाम क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड, मतलब डिमांड किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है कुछ और चेंज होने की वजह से, डिमांड कितना चेंज हो रहा है। ये अब डिमांड चेंज होगा ये तो हमको पता है, कोई पूछे, कोई नींद से उठा के पूछे भाई डिमांड किससे किससे चेंज होगा, तो ऐसा मत बोलना अरे पवन सर ने पढ़ाया ही नहीं है तो भगाया, अरे भगाया नहीं पढ़ाया है। डिमांड किस किस से चेंज होता है, प्राइस से तो होता ही होता है, ये तो लॉ ऑफ डिमांड में बोला था। साथ में डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड याद है, डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड नहीं देखा है तो वापस से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे पॉज करो, लास्ट लेक्चर जाके पहले देखो, डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड कराया हुआ है मैंने। डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड मतलब वो सारे फैक्टर के वजह से डिमांड चेंज हो रहा है, राइट। तो वो सारे फैक्टर के वजह से डिमांड चेंज हो रहा है, तो डिमांड चेंज होगा ये तो पता है अपने को, वो सारे फैक्टर के वजह से डिमांड चेंज होगा, लेकिन कितना चेंज होगा, किस तरीके से चेंज होगा, और डिमांड किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, डिमांड किस तरीके से रिस्पॉन्ड देगा, ये हम लोग सीखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। आई होप आई एम वेरी क्लियर, राइट। नाउ इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है,
जिस तरीके से इसको लिखा गया है ना, ये लिखावट को भी समझना पड़ेगा। नंबर चाहिए तो लिखावट को समझना पड़ेगा। मेरे को बोलो इलास्टिसिटी का मतलब मैंने क्या बोला? इलास्टिसिटी का मतलब मैंने बोला रिस्पॉन्सिवनेस। क्या बोला? रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस कैसे कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है कौन? डिमांड। तो लिखना कैसे है? रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू अ चेंज इन अनदर वेरिएबल। एक वेरिएबल किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है दूसरे वेरिएबल के चेंज होने की वजह से। दूसरा वेरिएबल अगर चेंज हो रहा है तो वो चेंज के सामने डिमांड, ये जो पहला वेरिएबल है कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जो एक्सप्लेन किया है ये भी हमारे परम पूज्य प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल जी ने एक्सप्लेन किया है। वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना, गौर फरमाना, गौर फरमाना। वो बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेट और स्मॉल। क्या बोला? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या तो बहुत ज्यादा होगा, इलास्टिसिटी का मतलब चेंज होता है, इलास्टिसिटी का मतलब रिस्पॉन्ड कैसे करेगा वो होता है। या तो वो इलास्टिक, या तो डिमांड है ना, डिमांड है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, तो अपन सीधा डिमांड की बात करते हैं। डिमांड या तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स करेगा या तो बहुत कम रिस्पॉन्स करेगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेट और स्मॉल। किस पे डिपेंड करता है ये? किस पे डिपेंड करता है? अपन खाली प्राइस को लेते हैं, प्राइस को। किस पे डिपेंड करता है ये? प्राइस पे। खाली प्राइस सोचा तो खाली प्राइस पे। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी ग्रेट और स्मॉल अकॉर्डिंग टू बोलने का ट्राई करो यार, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेट और स्मॉल अकॉर्डिंग टू द अमाउंट डिमांडेड। देखो एक बात मैं क्लियर कर दूं, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा ये नहीं पता, लेकिन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये बात क्लियर है। तो वो वही बोल रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या तो ग्रेट होगा, मतलब चेंज या तो बहुत ज्यादा होगा या तो बहुत कम होगा। किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है अमाउंट डिमांडेड। अमाउंट डिमांड या तो बहुत ज्यादा डिमांड करेंगे या तो बहुत, मतलब बहुत डिमांड जो बढ़ेगा ना, देखो प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ रहा है, तो डिमांड तो बढ़ रहा है, बहुत जोर से बढ़ रहा है या बहुत हल्के से बढ़ रहा है, राइट। लेकिन उसके लिए प्राइस को गिरना पड़ेगा। जब प्राइस गिरेगा तब डिमांड बढ़ेगा, ये सबको पता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन जो डिमांड बढ़ रहा है वो ज्यादा जोर से बढ़ रहा है कि कम जोर से बढ़ रहा है, ये डिपेंड करता है। जब प्राइस गिर रहा है तो डिमांड कितने जोर से बढ़ रहा है, प्राइस गिर रहा है तो डिमांड कितने जोर से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ये फिक्स है, कितने जोर से बढ़ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेट है या स्मॉल है। या तो वाइसे वर्सा, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कितने जोर से कम हो रहा है, थोड़ा सा कम हो रहा है कि बहुत कम हो रहा है, कम तो होगा। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। अरे नहीं समझा क्या? प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये तो भाई सबने मान लिया ये बात को तो। लेकिन लेकिन कितना कम होगा, ज्यादा कम होगा कि कम होगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं समझा? एक और बार समझाऊ, सुन लो, सुन लो, अभी पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। जिसको समझ गया हैप्पी, जिसको नहीं समझा टेंशन मत लो, अभी सुनो अच्छे से क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है रिस्पॉन्सिवनेस। एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के चेंज होने से कैसे रिस्पॉन्ड करता है, और ये वेरिएबल डिमांड है तो डिमांड कैसे रिस्पॉन्ड करेगा दूसरे वेरिएबल के चेंज होने से, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। मेरे को एक बात बताओ, चेंज, इलास्टिसिटी का मतलब चेंज होता है, समझ लो चेंज होता है, समझ लो चेंज होता है। तो मैं बोल रहा हूँ अगर डिमांड कम हो गया कैसे पता चलेगा इलास्टिसिटी ग्रेट है या स्मॉल है, चेंज ग्रेट है या स्मॉल है, कैसे पता चलेगा? डिपेंड करता है जो अमाउंट डिमांडेड है ना, वो अमाउंट डिमांड है वो बहुत ज्यादा है या बहुत ज्यादा डिमांड की, बहुत ज्यादा जोर से डिमांड हुआ है या कम जोर से डिमांड हुआ है प्राइस के गिरने पे, या तो बहुत ज्यादा जोर से कम हुआ है या कम जोर से कम हुआ है। नहीं समझा? बहुत ज्यादा जोर से कम हुआ है या कम हुआ है, थोड़ा कम तो हुआ है लेकिन कितना कम हुआ है, बहुत ज्यादा कम हुआ है कि थोड़ा कम हुआ है, ये डिपेंड करता है जब प्राइस बढ़ेगा तब। ठीक है, टेक्स्ट बुक देखेंगे तो और क्लियरिटी आएगी, टेक्स्ट बुक देखेंगे वर्ड टू वर्ड तब और क्लियरिटी आएगी। मैंने ट्राई किया, ये कंसेप्ट ऐसा है ना, ये कंसेप्ट ऐसा है ना, इसको दिमाग में बैठाने को टाइम लगता है, समझने को टाइम लगता है, तो समझ लो इलास्टिसिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिवनेस, एक वेरिएबल कैसे रिस्पॉन्ड करेगा दूसरे वेरिएबल के चेंज होने से। यही डेफिनेशन, यही मीनिंग लिखा हुआ है इलास्टिसिटी का तुम्हारे बुक में। इसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि भाई जो इलास्टिसिटी है ना वो या तो बहुत ज्यादा होगा या तो बहुत कम, मतलब चेंज की बात कर रहे हैं, रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं। रिस्पॉन्ड कैसे करेगा? तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड करेगा डिमांड या तो बहुत कम रिस्पॉन्ड करेगा। कि कब रिस्पॉन्ड करेगा? अगर प्राइस कम होता है, वो डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है। अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड बहुत ज्यादा ऊपर हुआ कि थोड़ा कम ऊपर हुआ, प्राइस बढ़ गया तो डिमांड बहुत ज्यादा कम हो गया कि थोड़ा कम हो गया। नहीं समझा? आई होप आई एम वेरी क्लियर। तो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये बताने का कोशिश कर रहा है कि भाई कितना बढ़ेगा और कितना कम होगा, मतलब कितना चेंज होगा डिमांड, ये डिपेंड करता है जब प्राइस गिरा तब डिमांड कितना जोर से बढ़ा, बहुत जोर से बढ़ा कि थोड़ा जोर से बढ़ा, और जब प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कितना कम हुआ, बहुत जोर से कम हुआ कि थोड़ा कम हुआ, कम तो होगा। ठीक है, आई होप आई एम वेरी क्लियर टिल नाउ।
ये था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग, ये था कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या था? कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करने वाले हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस फॉर 4 मार्क्स आई गेस, एंड आई होप कि ये 4 नंबर का आ सकता है। क्या? मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बोला? टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। So there are 3 types of price elasticity of demand. First is income elasticity, next one is cross elasticity, third one is price elasticity. Let me start with income elasticity of demand. Elasticity of demand है, demand change हो रहा है due to change in income. It is known as income elasticity of demand. So simple to understand man. अगर income change हो रहा है तो income के हिसाब से demand भी तो change होगा. Income is one of the determinant of demand. Income is one of the determinant of demand. कोई बोलेगा determinant of demand क्या होता है, ये सब किधर है, तो हमने 3A में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, राइट। इनकम इज वन ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। इनकम के चेंज होने से डिमांड चेंज होता है। तो ये बोल रहा है जब इनकम चेंज होगा और इनकम के चेंज होने से जब डिमांड चेंज होगा तो उसको बोलेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप आई एम वेरी क्लियर। इंग्लिश में बोलो ना सर, इंग्लिश में। अरे भाई डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, डिग्री ऑफ, देखो इलास्टिसिटी का मतलब डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस होता है, तो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इनकम। क्या? रिस्पॉन्सिवनेस, डिमांड कैसे रिस्पॉन्ड करेगा ड्यू टू चेंज इन इनकम एंड अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट और अदर फैक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड। बाकी कोई फैक्टर की हम लोग बात ही नहीं कर रहे। इनकम के चेंज होने से डिमांड कितना चेंज होगा, इसको बोलेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको बोलेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इसका एक फॉर्मूला है, छोटू सा फॉर्मूला है, क्या है पता है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन इनकम। क्या बोला? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। दैट्स इट, खत्म हो गया इनकम इलास्टिसिटी, इतना ही था। हम लोग टेक्स्ट बुक से एक बार देख लेंगे, टेंशन ना लो, लेकिन इतना ही था। इनकम के चेंज होने की वजह से डिमांड कितना चेंज होगा, तो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, इलास्टिसिटी आया तो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस तो आएगा ही आएगा। रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है ना, कितने डिग्री रिस्पॉन्ड करने का, 90%, 80%, कितना रिस्पॉन्स कर रहा है, कौन? डिमांड। किसके वजह से? इनकम के चेंज होने की वजह से। इसको बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम, खत्म। सेकंड चीज जब मैं बोलूंगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड कितना चेंज होता है, उसको बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेम वर्डिंग लिखने का, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांड कितना चेंज होगा ड्यू टू चेंज इन प्राइस, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। सेम है इनकम और प्राइस, खाली इनकम की जगह प्राइस आ जाएगा, दैट्स इट, बस। ठीक है, दो पढ़ा भाई, दो पढ़ा, दो टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा, इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है पता है? प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड कितना चेंज होता है। अरे अरे, ये तो हम लोगों ने प्राइस इलास्टिसिटी में ऑलरेडी पढ़ लिया। जब मैं बोला इसके पहले, जब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के पहले मैंने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कराया, तो मैंने बोला था कि भाई प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड कितना चेंज होता है। क्रॉस में भी यही है, प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड कितना चेंज होता है। एक फर्क है, एक फर्क है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस के चेंज होने की वजह से मेरा डिमांड कितना चेंज होता है, इसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप आई एम वेरी क्लियर। मतलब देखो, जब मेरा बिजनेस है टी बेचने का, चाय का भाव कम होने से चाय का डिमांड चेंज होगा, इसको बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड चेंज हो गया चाय का, मैंने जब चाय का प्राइस कम किया तो डिमांड बढ़ गया, चाय का प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो गया, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी। लेकिन जब कॉफी का भाव कम हो गया तो चाय का डिमांड अपने आप कम हो गया, लोग कॉफी पीने लग गए क्योंकि उसका भाव कम हो गया। सब्स्टिट्यूट गुड्स का भाव कम होने की वजह से मेरा डिमांड कम हो गया, इसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो फ्रेंड्स क्या पढ़ा हमने? 3 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़े। पहला कौन सा पढ़ा? इनकम इलास्टिसिटी। इनकम के चेंज होने की वजह से डिमांड कितना चेंज हो रहा है, फॉर्मूला चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन इनकम। दूसरा पढ़ा प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस के चेंज होने की वजह से, मेरे ही प्रोडक्ट का प्राइस के चेंज होने की वजह से मेरे ही प्रोडक्ट का डिमांड कितना चेंज हो रहा है, फॉर्मूला चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी डिमांड ऊपर ही आएगा हमेशा। तीसरा क्रॉस इलास्टिसिटी में दूसरा सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बदलने से मेरा डिमांड अपने आप फर्क बदल गया, इसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। आएगा क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी अपॉन प्राइस चेंज इन कॉफी। समझा? है वही डिमांड अपॉन प्राइस, चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस, लेकिन यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट अलग अलग है ना क्रॉस में, तो चेंज इन डिमांड ऑफ टी अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ कॉफी। कॉफी के भाव से इसका डिमांड चेंज हुआ ना। आई होप आई एम वेरी क्लियर। तो इसमें 3 फॉर्मूले से, प्राइस इलास्टिसिटी का एक फॉर्मूला देखा, इनकम इलास्टिसिटी का एक फॉर्मूला देखा, क्रॉस इलास्टिसिटी का एक फॉर्मूला देखा, एंड आई होप आई एम वेरी क्लियर विद द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ज्यादा क्लियर है। फिर से एक और बार देखो और अच्छे से समझ में आएगा। फॉर्मूला बायट करना है अगर, तो मैं एक सिंपल चीज बता दूं, ऊपर आएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तीनों में
परसेंटेज चेंज इन, नीचे जो है वो अगर इनकम इलास्टिसिटी है तो परसेंटेज चेंज इन इनकम, प्राइस इलास्टिसिटी है तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, क्रॉस इलास्टिसिटी है तो कमोडिटी अलग अलग आएंगे, ए और बी ले लेना, ए और बी, ऊपर आएगा डिमांड ऑफ ए, नीचे परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी, खत्म। तो ऊपर डिमांड नीचे प्राइस, क्रॉस इलास्टिसिटी में दो अलग अलग प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे ना, तो डिमांड के टाइम पे ए ले लेना और अपॉन प्राइस के टाइम पे बी ले लेना, खत्म। आई होप आई एम वेरी क्लियर एंड दिस आर दी थ्री टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इंपॉर्टेंट लगता है, 4 नंबर का आ सकता है और या तो इसका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, हम लोग डिस्कशन करेंगे बाद में। अभी के लिए ये दिमाग में बैठा लो, 3 टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें मैं बता रहा हूँ, देखो इंपॉर्टेंट में बोल रहा हूँ, तुम लोगों ने सर आप जो भी पढ़ाते हो सब इंपॉर्टेंट बोलते हो, क्योंकि जो भी करा रहा हो वो सब इंपॉर्टेंट ही है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो पार्ट मैंने छोड़े हुए हैं, वो पार्ट में बाद में करूंगा। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा नहीं है, बट इंपॉर्टेंट जब मैं मार्क करूंगा तब तुमको समझ में आ जाएगा, राइट। अभी जो मैं कराने जा रहा हूँ ये है टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अरे अभी तो हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एग्जैक्टली अभी हमने पढ़ा टाइप्स, देखो इमेजिन करो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, 3 टाइप, कौन सा? इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी में अभी 5 टाइप आएंगे, 5 टाइप। आई होप आई एम टू डायग्राम बना पा रहे हो दिमाग में। क्या बोला मैंने बोला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 टाइप है, इनकम, प्राइस, क्रॉस। प्राइस इलास्टिसिटी में 5 पार्ट है, अब वो 5 पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर है। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। अब वो 5 टाइप क्या क्या है वो हम लोग अभी पढ़ेंगे, तुम लोग एक बार और देख लो, एक बार और रिवाइज कर लो इतना पार्ट। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये क्वेश्चन तो पक्का आएगा 5 मार्क्स का, ओके। ये क्वेश्चन तो पक्का, बना दो चांद सितारे सब कुछ बना दो, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का एग्जाम में आने वाला है, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब बोलोगे सर इसके पहले वाला भी आपने बोला था आएगा, इसके पहले वाला आ सकता है लेकिन ये तो पक्का आएगा, ठीक है। लेकिन तुम लोग अब इस पे ध्यान मत दो क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है, मैं तो बोल रहा हूँ, बट देन मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कराऊंगा, कौन सा वेरी इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट है, राइट। बिकॉज मुझे लगता है कि हम लोग जब एग्जाम के लिए सुबह उठेंगे, जब जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन हमको पता होना चाहिए कि हमको क्या पढ़ना है। अब पूरा पूरा बुक तो 2 घंटे 3 घंटे में पढ़ नहीं सकते ना, तो पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन करना है एग्जाम में जाने के पहले। एक बार हमें ये पता चल गया ना कौन सा क्वेश्चन करके जाना है, तो हम लोग सुबह उठ के वही सारे क्वेश्चन पे ध्यान, 12-15 क्वेश्चन अगर होंगे हमारे सामने, हम लोग को 15 क्वेश्चन अच्छे से करके जाएंगे, और उसके एक दिन पहले तो पढ़ना ही पढ़ना है सब कुछ, लेकिन सुबह उठ के वो 15 क्वेश्चन करने जाएंगे। 15 में से अगर 4-5 आ जाते हैं, आएंगे ही आएंगे, आएंगे ही आएंगे। और अगर जो मैंने टिक मार्क करके दिया 15, उसमें 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 5-6 क्वेश्चन, और हमारा अगर 30-35 मार्क्स का पेपर सुबह पढ़े हुए में से आ गया तो क्या बुराई है भाई। 35-40 मार्क्स का अगर आगे, देखो मैं बताऊंगा आएगा उसी में से, लेकिन वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बाद में बात करूंगा। अभी तो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसकी प्रॉपर डिटेल मार्किंग और इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर भी बाद में अपलोड होगा, राइट। नाउ वी आर ऑन द डिस्कशन ऑफ टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी, अभी पढ़ा, बोलना मत हमको कैसे पता होगा, अभी तो सिखाया ही नहीं। अरे अभी पढ़ा ना प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस की वजह से डिमांड कितना चेंज होता है, इसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। इसके टाइप्स है, पहला है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्या है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड? क्या होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड? नाम से क्या पता चल रहा है, इलास्टिक है ना, इलास्टिक वो परफेक्ट है, इलास्टिक है वो परफेक्ट। इसका मतलब क्या पता है, प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज हुआ ना, देखो डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है, प्राइस नहीं, डिमांड परफेक्टली, हम लोग डिमांड के बारे में पढ़ रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस नहीं है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है डिमांड कितना चेंज होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, मतलब परफेक्टली इलास्टिक है, बहुत इलास्टिक है, डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा प्राइस में अगर थोड़ा सा भी चेंज आया तो। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट। कोई बोल रहा है सर बाकी फैक्टर में हम लोग क्या, हेडिंग क्या है इसका, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, तो प्राइस के कारण डिमांड में कितना चेंज आएगा हम लोग ये सीखने वाले हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। उसका ही टाइप है पहला, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। डिमांड है ना वो परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है भाई, इलास्टिक कितना भी खींच, परफेक्टली इलास्टिक है। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि प्राइस अगर थोड़ा सा भी चेंज हुआ ना, या चेंज नहीं भी हुआ या थोड़ा सा भी चेंज हुआ, थोड़ा सा, डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा, डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। मतलब प्राइस अगर थोड़ा सा कम हुआ ना, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत इनफाइनाइट। इसको ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, 1 रुपया कम होने से इनफाइनाइट, लेकिन थियोरी है, थियोरी है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है प्राइस अगर थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा, उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसका डायग्राम एक्सप्लेन करो, डायग्राम एक्सप्लेन करो कि पहले समझा दो फिर हम डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे, अभी कर लेते ना, ठीक है। मेरे को बोलो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जो मैं बता रहा हूं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब क्या,
प्राइस थोड़ा भी चेंज हुआ डिमांड बहुत ज्यादा चेंज होगा। मतलब प्राइस 1 रुपया भी गिरा ना डिमांड बहुत ज्यादा गिरेगा, नहीं बढ़ेगा। भाई प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है, कितना बढ़ेगा? बहुत ज्यादा। प्राइस 1 रुपया भी बढ़ गया तो डिमांड बहुत ज्यादा कम होगा। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? इधर डिमांड है, एक्स एक्सिस पे डिमांड है, वाई एक्सिस पे प्राइस है। एक्स एक्सिस पे डिमांड है, वाई एक्सिस पे प्राइस है। ठीक है, क्या प्राइस चेंज हो रहा है? नहीं, ना के बराबर। प्राइस की लाइन सीधी जाएगी, प्राइस की लाइन सीधी जाएगी, लेकिन डिमांड, ये नीचे डिमांड है ना, जो एक्स एक्सिस पे डिमांड है, तो अगर मैं प्राइस की लाइन को ऐसे बढ़ाते जाऊं, इसका मतलब क्या? प्राइस तो सेम है, क्योंकि वाई एक्सिस पे तो एक ही पॉइंट आया, प्राइस तो वही है, लेकिन डिमांड देख रहे हो बढ़ता जा रहा है, डिमांड का लाइन है। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस है ना नीचे, तो नीचे 1 2 3 डिमांड तो बढ़ता जा रहा है। नहीं समझा? तो टेक्स्ट बुक देखेंगे तो और क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपको नीचे डायग्राम दिख रहा है, मेरे नीचे अगर आपको डायग्राम दिख रहा है, तो डायग्राम पे ध्यान दो कैसे दिख रहा है वो कैसे दिख रहा है? प्राइस की लाइन सेम दिखेगी, प्राइस की लाइन सेम दिख रही है। देखो नीचे डायग्राम देखो, प्राइस की लाइन सेम दिख रही है। क्या प्राइस की लाइन में कुछ फर्क है? नहीं, प्राइस की तो वही है। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस पे प्राइस है ना, तो वाई एक्सिस पे एक पॉइंट से लाइन जा रही है, तो प्राइस तो उतना ही है। अगर 10 रुपया प्राइस तो 10 रुपया ही है, लेकिन डिमांड जो एक्स एक्सिस पे है ना, वो देखो बढ़ता जा रहा है, वो लाइन बढ़ती जा रही है। राइट, तो प्राइस में ना के बराबर चेंज होने से डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज हो गया, उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। दूसरा टाइप परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, नाम से पता चल रहा है इन इलास्टिक डिमांड। मतलब इन इलास्टिक है ना, मतलब अगर तुम लोग खींचोगे ना, नहीं खींचेगा वो, इन इलास्टिक है डिमांड। मतलब प्राइस में चाहे कितना भी फर्क आ जाए, डिमांड में फर्क नहीं आने वाला। प्राइस में चाहे कितना भी फर्क आ जाए, डिमांड में फर्क नहीं आने वाला, उसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। ऊपर था परफेक्टली इलास्टिक, 1 रुपया प्राइस चेंज हो तो डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा, यह है परफेक्टली इन इलास्टिक। प्राइस कितना भी चेंज कर, डिमांड चेंज नहीं होगा। मतलब बोलो बोलो, मतलब बोलो, मतलब आई मीन एग्जांपल दो, क्या हो सकता है एग्जांपल इसका? कोई भी चीज है जो बेसिक नेसेसिटी है ना हमारी, नमक अगर मैं अभी कितने का नमक मिलता है, अगर वो 1 रुपया का नमक मिल रहा है, 1 रुपया का एक पैकेट, तो ज्यादा खाएगा क्या नमक ज्यादा कंज्यूम करेगा? पॉसिबल है? नहीं है। अगर नमक का भाव बढ़ गया तो क्या नमक कम खाएगा? नहीं। अरे जितना नमक चाहिए खाने में उतना तो नमक खाना पड़ेगा, चाहे भाव बढ़े चाहे भाव कम हो जाए। तो भाव के कम ज्यादा होने से क्या नमक खरीदना कम ज्यादा हो गया? नहीं भाई, नमक तो उतना ही खाते हैं जितना खाते हैं। राइट, तो ये एग्जांपल दिया मैंने, अच्छा एग्जांपल दिया, टेक्स्ट बुक में कवर नहीं है लेकिन अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए दिया, नमक यहाँ पे सूट हो जाएगा। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में भाव कितना भी चेंज हो, डिमांड चेंज नहीं होता। इसका डायग्राम एज्यूम करो कैसा रहेगा, इसका डायग्राम एज्यूम तो करो कैसा रहेगा, इसका डायग्राम एज्यूम करो कैसा रहेगा। देखो नीचे प्राइस है, सॉरी नीचे क्वांटिटी डिमांडेड है, ऊपर वाई एक्सिस पे प्राइस है। क्या इसमें प्राइस चेंज हो रहा है कि डिमांड चेंज हो रहा है? डिमांड सेम है, प्राइस कितना भी चेंज हो तो डिमांड की लाइन एक सीधी कर दो ना। जैसे पहले वाले में प्राइस की लाइन सीधी थी, ये वाले में डिमांड की लाइन सीधी होगी। और प्राइस पहले ये था, प्राइस को या तो बढ़ा दे या तो कम कर दे, डिमांड तो तेरा खड़ा है ना सीधा का सीधा खंबा। अरे हाँ कि ना, समझ रहे कि नहीं? इसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। डिमांड तो सीधा का सीधा खंबे जैसा खड़ा है, प्राइस यहां से चाहे यहाँ पे कर दे चाहे यहाँ से चाहे, क्योंकि ये प्राइस है ना, वाई एक्सिस पे प्राइस है, एक्स एक्सिस पे डिमांड है। तो डिमांड मैंने 10 समझ ले, मैंने 1 किलो अगर मैं नमक खरीद रहा हूँ, एक्स एक्सिस पे मैंने 1 किलो नमक खरीद रहा हूँ, तो 1 किलो का डिमांड खड़ा हो गया। भाव चाहे तू 5 से 10 कर दे चाहे 5 से 2 कर दे, डिमांड तो इतना ही रहेगा, फिक्स है। तो यहाँ पे तुम लोग डायग्राम देख सकते हो, डायग्राम में तुमको क्लियरिटी मिल जाएगी कि भाई डिमांड सेम है, प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है। पहले वाले में प्राइस सेम था, डिमांड आगे पीछे हो रहा था। राइट, ये था परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तीसरा है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मतलब जितने से प्राइस चेंज हो रहा है उतने से डिमांड चेंज होगा। प्राइस अगर 50% से चेंज हो रहा है ना, डिमांड 50% से चेंज होगा। कोई बोलेगा सर डिमांड बढ़ेगा कि कम होएगा? अरे डिपेंड करता है कि प्राइस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। अगर प्राइस 50% से बढ़ रहा है, डिमांड 50% से कम हो जाएगा। अगर प्राइस 50% से कम हो रहा है तो डिमांड 50% से बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक है ना, यूनिटरी मतलब 1:1 का रेशियो लेके चलेगा। प्राइस 50% से कम हो रहा है तो डिमांड 50% से बढ़ेगा, प्राइस 50% से बढ़ रहा है तो डिमांड 50% से कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसीलिए इसको एक और नीचे लिख देने का, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग सिंबल देते हैं ईडी। देखो दिख रहा है बाजू में ईडी, तो यहाँ पे आएगा ईडी इज इक्वल टू 1, यहाँ पे आएगा ईडी इज इक्वल टू 1। मैं बता दूं, सबसे पहले हमने पढ़ा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब क्या? प्राइस 1 रुपए से भी चेंज हो गया तो डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। वहां पे ईडी इज इक्वल टू इंफिनिटी आता है, इनफाइनाइट बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं ना, ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, डिमांड इनफाइनाइट चेंज होता है भाई। दूसरा हमने पढ़ा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक में प्राइस कितना भी चेंज हो, डिमांड चेंज ही नहीं होता। इसमें आता है इलास्टिसिटी है ही नहीं, तो ईडी इक्वल टू 0। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में ईडी इक्वल टू 0। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में जितने से प्राइस चेंज होगा उतने से डिमांड चेंज होता है। जो परसेंट से प्राइस चेंज हो रहा है उतने ही परसेंट से डिमांड भी चेंज होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ईडी इज इक्वल टू 1।
इसका डायग्राम कैसे बनेगा? इसका डायग्राम एकदम अच्छा बनेगा। डायग्राम देखो, नीचे देखो डायग्राम कैसे दिख रहा है। प्राइस था तो क्वांटिटी आया, प्राइस जितने से कम होगा, यहाँ पे स्पेस देखो, स्पेस, ये जितने से कम हो रहा है प्राइस, उतने से यहाँ पे डिमांड भी बढ़ेगा, उतने से ही डिमांड भी बढ़ेगा, राइट। देखो ना, प्राइस थोड़ा सा, जितने से पी से P1 आ गया, जितने से पवन नहीं रे P1, जितने से प्राइस कम हो गया उतने से डिमांड बढ़ गया, राइट। इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ईडी इज इक्वल टू 1। चौथा वाला जो टाइप है वो है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिव है, रिलेटिव मतलब समझता है, प्राइस अगर 10% से कम हुआ ना, डिमांड है ना, डिमांड वो 10% से ज्यादा से बढ़ेगा। यूनिटरी में क्या बोलता है, प्राइस 10 से कम हुआ तो डिमांड 10 से बढ़ेगा। रिलेटिवली क्या बोलता है, प्राइस 10 से कम हुआ ना तो डिमांड 10 से नहीं, थोड़े 10 से थोड़े ज्यादा से बढ़े, हो सकता है 20 से बढ़े, हो सकता है 20-30% से बढ़े, हो सकता है 40% से बढ़े, लेकिन 10% से ज्यादा से ही डिमांड बढ़ेगा। इसको बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। मतलब परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जो डिमांड में चेंज होगा ना वो ज्यादा होगा, प्राइस में जो चेंज होगा उससे ज्यादा चेंज डिमांड में होगा, उसको बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। इसका डायग्राम देखो, नीचे दिख रहा है, क्या लिखा है इसका डायग्राम, क्या कैसे दिख रहा है इसका डायग्राम, बताओ जरा कैसे दिख रहा है इसका डायग्राम। देखो ना, P से P1 आया, देखो प्राइस कितना सा कम हुआ, प्राइस देखो कितना सा कम हुआ, डिमांड देखो कितना ज्यादा बढ़ गया। यूनिटरी में जितने से प्राइस कम हुआ था उतने से डिमांड बढ़ा था, यहाँ पे प्राइस देखो कितने से कम हुआ, डिमांड देखो कितने ज्यादा से बढ़ गया। अरे आई होप आई एम क्लियर। इसको बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। और लास्ट है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, मतलब प्राइस अगर 10% से कम हो रहा है ना, डिमांड 10% से थोड़े कम से बढ़ेगा। मतलब अगर प्राइस, अगर मैं बोलूं 10% से कम हो गया तो रिलेटिवली में कैसा था, रिलेटिवली इलास्टिक में कैसा था, प्राइस बढ़ेगा, 10% से ज्यादा बढ़ेगा। और रिलेटिवली इन इलास्टिक में कैसा है, प्राइस बढ़ेगा लेकिन 10% से नहीं हो सकता, 9% से बढ़े, 10% मतलब जितने से प्राइस कम हुआ, जितने से प्राइस कम हुआ उतने से डिमांड बढ़ेगा। जितने से प्राइस कम हुआ, वापस बोल रहा हूं, जितने से प्राइस कम हुआ उतने से डिमांड बढ़ेगा। ये क्या था, रिलेटिवली, इसलिए यूनिटरी इलास्टिक में था। यूनिटरी इलास्टिसिटी में क्या पढ़ा हमने, जितने जितने परसेंट से प्राइस कम होगा उतने परसेंट से डिमांड बढ़ेगा। रिलेटिवली इलास्टिक में क्या पढ़ा हमने, 10% से अगर प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड 10% से ज्यादा से बढ़ेगा। रिलेटिवली इन इलास्टिक में क्या पढ़ रहे हैं, अगर 10% से प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ेगा, लेकिन 10% से नहीं, थोड़े कम से बढ़ेगा, 9% से बढ़ सकता है, 8% से बढ़ सकता है, कितने परसेंट से भी बढ़ सकता है। ये था रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। इसका डायग्राम देखो, तुमको दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, प्राइस देखो, प्राइस देखो, P से P1 कितना कम हुआ, ज्यादा कम हुआ, डिमांड देखो कितना सा बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ा। समझ रहे कि नहीं, ये था रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद इट। सर क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने, एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूं मैं। रिवीजन मतलब एक बार एक एनालाइज कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग मार्किंग करेंगे। सबसे पहले मैंने बोला था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहा हूं, 5 प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं। सबसे पहला था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, प्राइस थोड़ा भी कम हो तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उसको। और उसमें एक और उसमें चीज है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इनफाइनाइट। और बाद में सेकंड क्या बोला, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, प्राइस कि कम ज्यादा होता रहता है, डिमांड में फर्क नहीं पड़ता, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0। तीसरा पड़ा यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी में होता है प्राइस अगर 50% से कम हो तो डिमांड 50% से बढ़ जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। चौथा वाला हमने पढ़ा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, प्राइस अगर 50% से कम होता है तो डिमांड 60% 70% से बढ़ेगा, ये था रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। और पांचवा लास्ट रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। और रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड को बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडी इज ग्रेटर देन 1। ईडी इज, क्योंकि ज्यादा से बढ़ रहा है ना, जितने से प्राइस कम हो रहा है उससे ज्यादा से बढ़ रहा है, तो ईडी इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे दिख रहा है देखो, ईडी इज ग्रेटर देन 1। और जो लास्ट पॉइंट है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, मतलब प्राइस अगर 50% से कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ेगा, 50% से थोड़ा कम से बढ़ेगा, हो सकता है 10 से बढ़े परसेंट, हो सकता है 20% से बढ़े। यहाँ पे होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। और ये था हमारा 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद इट एंड आई होप यू एंजॉयड। इसके बाद अभी हम लोग मार्किंग करने वाले हैं, मार्किंग करते करते आपका एक और बार रिवीजन हो जाएगा एंड देन आज का चैप्टर वाइंड अप कर देंगे, राइट। जितना मैंने चैप्टर में पढ़ाई, चैप्टर में आगे का पार्ट इतना इंपॉर्टेंट मेरे को नहीं लगता, जितना मैंने करा है इसमें से 5 मार्क्स का डेफिनेटली तुम्हारे एग्जाम में आएगा, राइट। तो ये था तुम्हारे लिए मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। आई होप सबको सब कुछ समझा एंड आई होप अब तक जितना भी कराया वो सब क्लियर है, राइट। हाँ जी, तो मार्किंग बाकी है अपना, मार्किंग करते करते रिवीजन हो जाएगा, राइट। ये देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा था, बुक मत देखो, याद करो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल, चेंज इन वन वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन अदर वेरिएबल, राइट। यही तो मीनिंग पढ़ा था, तो यहाँ पे भी यही मीनिंग है क्या, चेंज इन वन वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन अदर वेरिएबल, ये होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड कितना चेंज होगा, कोई दूसरे वेरिएबल के चेंज होने की वजह से, राइट। इधर देखो मार्किंग कर लेते हैं। इलास्टिसिटी मतलब रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू अ चेंज इन अनदर वेरिएबल, मतलब डिग्री
ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन प्राइस और अदर फैक्टर। किसी भी चेंज होने की वजह से डिमांड कितना चेंज होता है, इसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब नहीं पढ़ा रहा हूँ कि प्राइस की वजह से डिमांड कितना चेंज हो रहा है, कोई भी फैक्टर की वजह से डिमांड कितना चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल जी ने बोला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत होगा या तो कम होगा। किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है क्वांटिटी डिमांड कितना बढ़ा, बहुत बढ़ा कि कम बढ़ा, प्राइस के कम होने की वजह से। या तो डिमांड जो है वो बहुत कम हुआ कि कम हुआ प्राइस के बढ़ने की वजह से। क्या बोला? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या तो बहुत ज्यादा होगा या तो बहुत कम होगा। किस पे डिपेंड करता है? डिमांड कितना बढ़ा, बहुत बढ़ा कि कम बढ़ा प्राइस के कम होने की वजह से। डिमांड कितना कम हुआ, बहुत कम हुआ कि कम हुआ प्राइस के बढ़ने की वजह से। राइट, तो देखो वही बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, ये इंपॉर्टेंट है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो पढ़ा है वही लिखा है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेट और स्मॉल। किस पे डिपेंड करता है? डिमांड ज्यादा से बढ़ा कि कम से बढ़ा जब प्राइस गिरा तब, या तो डिमांड ज्यादा से कम हुआ या कम से कम हुआ जब प्राइस बढ़ा तब। वही यहाँ पे लिखा है। इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेट और स्मॉल, डिपेंड करता है क्वांटिटी डिमांडेड जो बढ़ रहा है मच और लिटिल फॉर अ गिवन फॉल इन प्राइस। बढ़ रहा है बहुत या कम प्राइस गिरने पे, या तो डिमांड फॉल हो रहा है मच और लिटिल कैसे? प्राइस बढ़ने पे। राइट, आई होप यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट। वही डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है। मैं चाहता हूँ पॉज करो, एक बार फिर से सोचो और एक बार फिर से पढ़ो, पूरा पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। फिर से एक बार बता दूं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ज्यादा होगा, ग्रेट होगा या स्मॉल होगा, डिपेंड किस पे करता है? क्वांटिटी डिमांड पे। क्वांटिटी डिमांड बढ़ रहा है ना, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, राइज मच हो रहा है या लिटिल हो रहा है प्राइस कम होने पे। या तो डिमांड गिर रहा है, बहुत ज्यादा गिर रहा है, मच गिर रहा है या लिटिल गिर रहा है प्राइस बढ़ने की वजह से। I hope I am clear. And this was the meaning and definition of elasticity of demand. Very, very important. Whenever you will see the word elasticity, definition जरूर चिपका के आने का। अच्छा इंप्रेशन पड़ता है क्योंकि डेफिनेशन थोड़ा तोड़ मरोड़ के दिया हुआ है। हमारा कंसेप्ट क्लियर है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेट और स्मॉल। किस पे डिपेंड करता है? क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है, राइज हो रहा है मच और लिटिल विद अ गिवन फॉल इन प्राइस। क्योंकि डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस तो कम हो रहा है, तो ये तो बढ़ रहा है। तो प्राइस कम होने से डिमांड कितना बढ़ रहा है, राइज कितना हो रहा है, मच और लिटिल। और प्राइस के बढ़ने से डिमांड कितना कम हो रहा है, मच और लिटिल। उसके ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना रहेगा, ग्रेट और स्मॉल। आई होप आई एम क्लियर। राइट, इसके बाद अगर हम लोग आगे जाए, ये ऊपर मीनिंग पढ़ा, ये डेफिनेशन पढ़ा, ये पढ़ो जरा, ये वाला जो नीचे वाला पैराग्राफ है ना, ये पूरा डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया हुआ है यार। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू अ फॉल इन राइज इन प्राइस, वही सब बोला है। कुछ काम की चीज नहीं है, काम की चीज जितनी मैंने मार्क करा है उतनी है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 3 टाइप है। इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है भाई? डिमांड चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन इनकम। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टू अ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन द इनकम एंड अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, इसको तो बोलते हैं इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको तो बोलते हैं अदर फैक्टर। कांस्टेंट का मतलब अनचेंज होता है। कांस्टेंट का मतलब अनचेंज होता है। किधर गया? कांस्टेंट का मतलब अनचेंज होता है। अरे हाँ कि ना? क्या बोला मैंने? क्या बोला है भाई? कुछ नया बात बताया? कुछ नया नहीं बताया, वही बताया जो लिखा है। देखो, इनकम इलास्टिसिटी, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। इलास्टिसिटी का मतलब होता है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन इनकम। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन इनकम एंड अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। खाली इनकम के वजह से डिमांड कितना चेंज हो रहा है, अदर फैक्टर इंक्लूडिंग प्राइस, प्राइस भी कांस्टेंट। ठीक है। और इसमें अगर हम लोग आगे देखेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैंने बताया था। ये रहा फॉर्मूला, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडी का फॉर्मूला ये रहा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन चेंज इन इनकम। ये इसका ये रहा अपना न्यूमेरिकली वाइज, मतलब जो फॉर्मूला वाइज है वो तो ऊपर तो वर्डिंग्स में लिखा है या न्यूमेरिकल्स में कि परसेंटेज ट्राइंगल का मतलब चेंज होता है, चेंज डेल्टा, डेल्टा है डेल्टा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन इनकम। इनकम का मतलब होता है वाई, देखो यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब होता है चेंज, क्यू का मतलब होता है डिमांड, और चेंज का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसका मतलब होता है चेंज इन इनकम, और इसका मतलब होता है ओरिजिनल इनकम। एक्स और वाई, क्यू और वाई को भूल जाओ, यहाँ पे चेंज का इंपॉर्टेंस है खाली। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोल रहा है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। खत्म, इतना ही लिखना है एग्जाम में। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है? इसके बाद अगला हमने पढ़ा था क्रॉस। हम लोगों ने प्राइस पढ़ा था, यहाँ पे क्रॉस है। तो क्रॉस में क्या होता है? दूसरे प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होने की वजह से मेरा डिमांड कितना चेंज हो रहा है। फॉर्मूला तो वो ये क्वांटिटी डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस, लेकिन क्वांटिटी डिमांड दूसरे कमोडिटी का है, प्राइस दूसरे कमोडिटी का है, बस यही फर्क है। यही फर्क है। देखो
चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी। एक कमोडिटी का डिमांड चेंज हो रहा है दूसरे कमोडिटी के प्राइस चेंज होने की वजह से, तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए और नीचे आएगा प्राइस ऑफ बी। बस ये ध्यान रखना है, फॉर्मूला सेम है, ऊपर डिमांड नीचे इनकम, ऊपर डिमांड नीचे प्राइस, लेकिन यहाँ पे ऊपर डिमांड ऑफ ए नीचे प्राइस ऑफ बी। ठीक है, इतना ध्यान देना है। फॉर्मूला ये रहा, सेम है रे, सेम है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, खाली क्यू के साथ ए लिख दिया, प्राइस के साथ बी लिख दिया, क्योंकि दोनों अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग प्रोडक्ट है, यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट है। इसके बाद जो तीसरा वाला कौन सा है, प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है भाई, प्राइस की वजह से कितना चेंज हुआ ना, वही बोल रहा है। प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब होता है, ये तुम लोग इनकम इलास्टिसिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हो क्या, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज, लिख लो चाहिए तो, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस in change in quantity demanded due to change in price and other factor remaining constant। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राइस की वजह से जो डिमांड चेंज हो रहा है उसी को बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। इनकम की वजह से जो डिमांड चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी। जब इनकम इलास्टिसिटी लिखते हो तो इनकम के कारण डिमांड चेंज हो रहा है, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। प्राइस इलास्टिसिटी लिखते हो, प्राइस की वजह से डिमांड चेंज हो रहा है, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। तो ये रहा तुम्हारा प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला, देख लो, है ना, ये तो है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस तो है यार, बराबर है। देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये कलर क्यों हो गया, ये कलर नहीं चाहिए, ये कलर तो अपन हटा देते हैं। ठीक है, समझा कि नहीं समझा? तीन चीजें कराई, मार्किंग भी करा दी मैंने। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि भाई प्राइस के कारण डिमांड कितना चेंज हो रहा है, राइट। तो प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। सेम इनकम कैसे लिख सकते हो तुम लोग, मैंने लिखा है ऑलरेडी, है ना। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, फॉर्मूला ऊपर क्वांटिटी नीचे प्राइस, उधर क्या था, ऊपर क्वांटिटी नीचे इनकम, क्रॉस में क्या था, क्वांटिटी ऑफ ए तो प्राइस ऑफ बी। खत्म हो गई बात। ठीक है, आई होप आई एम वेरी क्लियर। इसके बाद हमने और पढ़ा था, हमने क्या क्या पढ़ा, मीनिंग एंड डेफिनेशन मार्क करा लिया, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मार्क करा लिया। अब मुझे कराना था टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, यहाँ पे एक्चुअली डायग्राम्स क्लियर नहीं दिख रहे, तो डायग्राम्स मेरा जब मैं सिखा रहा था नीचे मैंने डायग्राम मैंने बता रहा था, डायग्राम इस तरीके से दिखेगा, वो डायग्राम यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे डायग्राम्स का क्लियरिटी का थोड़ा इशू चल रहा है, डायग्राम यहाँ पे नहीं दिख रहे, राइट। तो डायग्राम के लिए मैं बोल दूं, जब मैंने सिखा रहा था तब मैंने डायग्राम बताया था, कौन से टाइप में कौन सा डायग्राम आएगा, वो डायग्राम आएगा यहाँ पे, वो डायग्राम आएगा यहाँ पे। नीचे पीडीएफ अटैच कर दिया डिस्क्रिप्शन में, बुक खोल देना तो आपको उधर क्लियर दिखेगा, राइट। फिर हम ट्राई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पहला क्या था, पहला था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। याद है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, तुम लोग खुद से डायग्राम याद कर लो ना, अभी तो तुम्हारा टेस्ट हो गया, खुद से याद कर लो। इतना तो याद है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में इलास्टिक डिमांड इनफाइनाइट होता है, कितना भी डिमांड बढ़ता है प्राइस के थोड़े बढ़ने की वजह से, प्राइस के थोड़े से चेंजेस की वजह से। तो व्हेन अ स्लाइट or zero change in price bring an infinite change in quantity demand of that commodity, it is called perfectly elastic demand, right। and मैंने बोला था ये थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल ऐसा होता नहीं है कुछ, थियोरेटिकल कंसेप्ट है, थियोरेटिकल कंसेप्ट है। ये देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो रहेगा ना, ये जो रहेगा ना, ये देख प्राइस इलास्टिसिटी है तो ऊपर डिमांड और नीचे प्राइस होगा, ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब हम पढ़ रहे थे अभी, तभी हमने फॉर्मूला देख लिया, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, इनफाइनाइट आएगा। देखो ये ना, अरे हाँ कि ना, मतलब जो क्वांटिटी डिमांड और प्राइस का जो आंसर है ना, इनफाइनाइट आना चाहिए यहाँ पे, डिमांड इनफाइनाइट बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेकंड चीज हमने क्या पढ़ी, सेकंड चीज हमने पढ़ी परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक में क्या होता है, प्राइस कितना भी ज्यादा हो डिमांड चेंज नहीं होता, कितना भी चेंज हो प्राइस डिमांड चेंज नहीं होता। तो व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस हैज नो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांड, क्या बोल रहा हूँ, व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस हैज, एक मिनट, व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस हैज नो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांड, नो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांड, उसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। 20% फॉल इन प्राइस, नो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड। देखो फॉर्मूला तो यही है जो प्राइस इलास्टिसिटी का था, क्योंकि टाइप्स तो है, लेकिन इसका आंसर है ना, इसका आंसर ये रहा, जीरो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू जीरो। तो फॉर्मूला लिखने का और नीचे लिख देने का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू जीरो, ऊपर था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, इसका भी डायग्राम शायद से क्लियर नहीं है, लेकिन डायग्राम हमने टीचिंग के टाइम में देख लिया, एक बार जरूर देख लेना, डायग्राम तुमको समझ जाएगा क्या और कैसे बनेगा डायग्राम। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पे डिमांड सेम है तो डिमांड की एक लाइन बना दो, एक्स एक्सिस पे ऐसे एक लाइन बना दो डिमांड की, और प्राइस पहले ये रखो, फिर एक लाइन यहाँ पे बना दो, एक लाइन यहाँ पे बना दो, ऐसे डायग्राम बनेगा।
डायग्राम देख लेना, ऐसे ही होगा। वाई एक्सिस पे लाइन होगी, एक्चुअल प्राइस ये रहा, प्राइस बढ़ेगा तभी भी डिमांड तो यही है, प्राइस बढ़ गया, प्राइस जब कम हुआ तभी भी डिमांड तो यही है, राइट। इसके बाद हमने पढ़ा यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है भाई? यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है? जितने से प्राइस बढ़ रहा है उतने से डिमांड बढ़ रहा है। जितने से मैंने परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। प्रोपोर्शनेट मतलब सेम प्रोपोर्शन में, अगर प्राइस 30% से बढ़ रहा है तो डिमांड 50% से कम हो जाएगा। एग्जांपल देखो, 50% फॉल इन प्राइस, 50% राइज इन डिमांड, 50% फॉल इन प्राइस और 50% राइज इन डिमांड, राइट। इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। 50% से प्राइस कम हुआ तो 50% से क्वांटिटी डिमांड बढ़ गया, ठीक है। देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 आएगा, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 आएगा। इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। आई होप आई एम वेरी क्लियर, आई होप आई एम वेरी क्लियर। 3 टाइप ऑफ डिमांड पढ़ लिया हमने भाई, 3 टाइप ऑफ डिमांड हमने पढ़ लिए, तुमको याद रहेगा। तो कौन से? सबसे पहले हमने पढ़ा परफेक्टली इलास्टिक। उसमें क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इनफाइनाइट, प्राइस थोड़ा भी चेंज हुआ, डिमांड बहुत चेंज हुआ, तो डायग्राम कैसे बनेगा? एक ऐसी लाइन आ जाएगी, बस एक ऐसी लाइन आ जाएगी, कुछ भी नहीं आएगा उसमें। दूसरा क्या पढ़ा? परफेक्टली इलास्टिक में ऐसी आ जाएगी, प्राइस इतना था तो भी डिमांड इतना था, प्राइस इतना था तो भी डिमांड इतना है, प्राइस कम होगा तो भी डिमांड यही रहेगा। तो 3 लाइन आ जाएगी, एक 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 एक, खत्म। स्टेप है डांस एक एक एक, खत्म, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक में क्या होता है? इसमें होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, प्राइस 50% से कम हो तो डिमांड 50% से बढ़ जाएगा, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये होता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसके बाद हमने पढ़ा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। क्या पढ़ा? रिलेटिवली इलास्टिक। क्या होता है रिलेटिवली इलास्टिक? बोलो जरा, रिलेटिवली इलास्टिक क्या होता है? बोलो। रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब होता है प्राइस अगर 50% से कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ेगा, 50% से ज्यादा से बढ़ेगा, 60 से बढ़े, 70 से बढ़े, कितने से भी डिमांड बढ़ सकता है, लेकिन 50% से ज्यादा से बढ़ेगा, उसको बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। और इसका सिंबल है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या बोल रहा है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू, परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू क्या होगा? अगर प्राइस अगर 50% से कम हो रहा है तो डिमांड 50% से बढ़ेगा कि 50% से ज्यादा से बढ़ेगा? 50% से ज्यादा से बढ़ेगा ना भाई। अरे सीधी सी बात है, क्योंकि यूनिटरी में होता है वैसा, यूनिटरी में होता है वैसा कि अगर प्राइस 50% से कम हुआ तो डिमांड 50% से बढ़ेगा, उसको यूनिटरी बोलते हैं। या अपन रिलेटिवली इलास्टिक पढ़ रहे हैं, तो रिलेटिवली इलास्टिक में अगर प्राइस 50% से कम हुआ तो डिमांड है वो प्राइस के प्रपोर्शन से ज्यादा से बढ़ेगा, तो मोर देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और उसको बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक। एग्जांपल देखो, अगर प्राइस 50% से कम हुआ तो डिमांड जो है वो 100% से बढ़ गया, या 60 से भी बढ़ सकता है, कितने से भी बढ़ सकता है, यानी डबल। प्राइस अगर 50 से कम हुआ तो डिमांड 60% से बढ़ गया, कितने से भी बढ़ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 ही आता है ये केस में, ठीक है। और ये केस में डायग्राम मैंने क्या डिस्कस किया था? पहले P और Q, प्राइस इतना था तो क्वांटिटी इतना था, प्राइस इतने से गिरा, यहाँ पे डिस्टेंस इतना ही रखने का और डिमांड को बहुत ज्यादा बढ़ा देने का। याद करो डायग्राम, प्राइस को इतने से गिरा और डिमांड को बहुत ज्यादा बढ़ा, तो प्राइस थोड़ा सा गिरा, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये होता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। और जो लास्ट चीज है वो है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। मतलब प्राइस अगर 50% से कम होगा ना तो डिमांड हो सकता है खाली 20% से बढ़े, खाली 30, खाली 40, 50 या 50 से ऊपर से नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अगर डिमांड भी 50 से बढ़ेगा तो वो तो यूनिटरी इलास्टिक हो गया। डिमांड अगर 60 से बढ़ेगा तो वो तो रिलेटिवली इलास्टिक हो गया। अपने को पढ़ना है रिलेटिवली इन इलास्टिक। तो प्राइस अगर 50 से कम हो रहा है 50% से, तो डिमांड या तो 10% से बढ़ेगा, तो 20% से बढ़ेगा, तो 30% से बढ़ेगा, तो 40% से बढ़ेगा, 50% या उससे ज्यादा से नहीं बढ़ेगा, राइट। तो यहाँ पे वही है, पर रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, उसको बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक में व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड। रिलेटिव में व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, और रिलेटिव में लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, राइट। देखो 50% से प्राइस कम हुआ तो डिमांड खाली 20% से बढ़ा, इसको बोलते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? कुछ भी नहीं, प्राइस इतना है तो क्वांटिटी इतना था पहले, प्राइस इतने से कम हुआ, डिमांड एकदम थोड़ा सा बढ़ गया, डिमांड एकदम थोड़ा सा बढ़ गया। तुम लोग अगर यूनिटरी से देखोगे तो प्राइस इतने से कम हुआ, डिमांड भी इतने से बढ़ाने का। तो पहले प्राइस इतना था, डिमांड इतना, तो एक लाइन बन गई। प्राइस अगर हल्का सा बढ़ गया तो डिमांड भी हल्का सा कम हो गया, तो दूसरी बन गई, खत्म। ये था यूनिटरी इलास्टिक, ये था यूनिटरी इलास्टिक। अगर मैं रिलेटिव की बात करूं, पी और क्यू, प्राइस इतना था तो डिमांड इतना था। प्राइस अगर इतने से बढ़ गया तो डिमांड इतने से बढ़े, डिमांड इतने से कम हो जाएगा। प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होता है, प्राइस अगर इतने से बढ़ गया तो डिमांड इतने से कम हो जाएगा। तो पहले ऐसा लाइन था, दूसरा ये, और ये अंदर की तरफ आ जाएगा, बहुत ज्यादा अंदर आ जाएगा ना क्वांटिटी प्राइस के थोड़े बढ़ने से। रिलेटिव है भाई, रिलेटिव में क्या होता है, प्राइस थोड़ा सा बढ़ेगा तो डिमांड बहुत ज्यादा अंदर आ जाता है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और रिलेटिवली इन इलास्टिक में प्राइस अगर थोड़ा सा बढ़ गया ना तो डिमांड एकदम थोड़ा सा कम हो गया, एकदम थोड़ा सा। जितने से प्राइस बढ़ा उतने, मतलब अगर पहले पी ये था, क्यू ये था,
मैं बोल रहा हूँ प्राइस अगर थोड़ा सा बढ़ गया, प्राइस अगर थोड़ा सा बढ़ गया तो क्या होगा, प्राइस अगर थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो जो डिमांड है वो एकदम, प्राइस अगर इतना बढ़ा तो डिमांड, प्राइस अगर इतना बढ़ा तो डिमांड इतना सा कम होगा, डिमांड इतना सा कम होगा। क्यों? रिलेटिवली इनइलास्टिक है ना। रिलेटिवली इनइलास्टिक में क्या होता है, प्राइस अगर 50% से बढ़ता है तो डिमांड 10, 20, 30, 40% से कम हो जाता है। उससे ज्यादा 50% से कम नहीं होगा। अगर 50% से कम होगा तो यूनिटरी इलास्टिक बोल देंगे उसको। 60% से कम होगा तो रिलेटिवली इलास्टिक हो जाएगा। रिलेटिवली इनइलास्टिक का मतलब होता है प्राइस अगर 50 से बढ़ रहा है तो डिमांड 50 के थोड़ा कम से कम होगा, 40% से कम तो होगा, प्राइस बढ़ रहा है तो 40% से कम हो सकता है, 30% से कम हो सकता है, कितने से भी कम हो सकता है। ये था रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। और इसका क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। देखो जरा, एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है तुमको, ये सब करने की जरूरत, खाली लिखने का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 और डायग्राम बना देने का। ठीक है, मैं अभी एक लेक्चर कंप्लीट होने के पहले, अभी ये हो गया ना, इसके बाद में एक सब डायग्राम में तुमको एक साथ बता देता हूँ कि डायग्राम कैसे आएंगे। हेडिंग के साथ मैं डायग्राम बताता हूँ, डायग्राम को एनालाइज कर देना क्योंकि यहाँ पे डायग्राम नहीं दिख रहा है। राइट, आई होप आई एम वेरी क्लियर विद ऑल दी 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या था एक बार बोलो, क्या था एक बार बोलो। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले था, बोलो सबसे पहले क्या था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचों बोलना है। सबसे पहले था परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है प्राइस थोड़ा सा भी चेंज हो तो डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। उसमें ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट होता है। और एक और चीज उसमें इंपॉर्टेंट थी, क्या बोलो, क्या इंपॉर्टेंट था, डायग्राम। डायग्राम कैसे था, ये लाइन सीधी रहेगी, बस इतना ही था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये लाइन सीधी, खत्म। दूसरा क्या पढ़ा, दूसरा पढ़ा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड क्या होता है, प्राइस अगर, प्राइस कितना भी कम ज्यादा हो, डिमांड इन इलास्टिक है, डिमांड का खंबा ऐसे का ऐसा रहेगा, प्राइस ऐसे बना देना एक, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इसके बाद डायग्राम जब दिखेगा पांचों एक साथ तो तुमको क्लियर हो जाएगा। तीसरा मैंने क्या बोला, तीसरा मैंने बोला यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी में क्या होता है, प्राइस अगर 50% से बढ़ा तो डिमांड 50% से कम हो जाएगा। और इसमें होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। चौथा बड़ा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड क्या होता है, रिलेटिवली इलास्टिक मतलब प्राइस अगर 50% से कम हुआ तो डिमांड 50% से ज्यादा से बढ़ेगा, हो सकता है 60 से बढ़ जाए, हो सकता है 75 से बढ़ जाए। इसलिए यहाँ पे सिंस डिमांड ज्यादा से बढ़ता है, प्राइस के प्रोपोर्शन से ज्यादा से बढ़ता है, यहाँ पे होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। और लास्ट में रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड का मतलब होता है प्राइस अगर 50% से कम होता है तो डिमांड बढ़ता है, लेकिन 50% से नहीं, हो सकता है 40 से बढ़े, हो सकता है 30 से बढ़े, हो सकता है 20 से बढ़े, कितने से भी बढ़े, लेकिन 50 या 50 के ऊपर से नहीं बढ़ता, उसको बोलते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। और सिंस प्रोपोर्शन डिमांड का थोड़ा कम से बढ़ता है या कम से कम होता है, तो सिंस जो प्रोपोर्शन है डिमांड का, सिंस प्राइस 50% से कम हो रहा है, डिमांड तो 50% से नहीं बढ़ रहा, डिमांड तो 50% से कम से बढ़ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 आता है। राइट, आई होप आई एम वेरी क्लियर। हाँ, आई होप तुम लोग का सब कुछ अच्छे से समझ गया। राइट, ये जो भी मैंने पढ़ा है इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट इसलिए दिख रहे तुमको क्योंकि ये टॉपिक समझना मुश्किल है, ये टॉपिक बच्चों को समझ में नहीं आता। एज अ स्टूडेंट आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड आई वाज फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। राइट, एक बार समझ में आ गया, दिमाग में बैठ गई चीजें तो बहुत इजी लगने लगती है। राइट, आई होप आई एम वेरी क्लियर एंड आई होप आपको मजा आया, अब तक जितना भी करा है सब कुछ समझ में आ गया है। राइट, और अगर कुछ नहीं समझा है तो अभी लास्ट टाइम जब मैं एंड कराऊंगा तो एक बार क्विक रिवाइज कराऊंगा, उसके बाद तुम लोग जरूर एक बार देख लेना, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा खत्म हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग, डेफिनेशन, देन टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 टाइप्स होते हैं, देन टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड के 5 टाइप्स होते हैं। ये हमने पढ़ लिया। इसका अगर डायग्रामेटिक बता दूं पूरा क्या क्या था, तो था डिमांड, आई मीन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी डिमांड के 3 टाइप, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी में अगेन 5 टाइप, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी, रिलेटिवली इलास्टिक एंड रिलेटिवली इनइलास्टिक। इस तरीके से पूरा डायग्राम था। राइट, इस डायग्राम मतलब ये सब हमने देखा, इसको डायग्राम में समझेंगे तो अच्छे से समझते हैं कि क्या क्या हमारा कंप्लीट हो गया है। एंड लेट मी से यू, हमारे जितने भी हमने अब तक पढ़े, अब तक हमने 20 to 25, 22 अप्रॉक्स, 20 to 23 मार्क्स, तो 20 तो कवर कर ही नहीं है, 20 to 23 मैं रफ बता रहा हूँ। इतने मार्क्स का कवरेज अब तक हमारा यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, और आगे भी पूरा का पूरा कोर्स यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा। आपको करना क्या है, यू जस्ट नीड टू लाइक, share, if you like the lecture then only like it, okay, but do share and comment your queries as well as subscribe it, bell icon दबा दो तो मेरा अगला लेक्चर जब भी आएगा सबसे पहले आपको नोटिफाई होगा। राइट, एंड हम लोग दूसरे सब्जेक्ट्स के, मुझे क्वेरीज आ रहे थे कि दूसरे सब्जेक्ट्स के आप चालू करेंगे, सो एज आई अर्लियर सेड इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन हाउ द स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्डिंग टू माय coming lectures or to my all the economics lectures, right? And according to the request of the students, we will definitely try to put in the lectures of other subjects also, right? And अगर आपको कोई भी क्वेरी है, मेरा पर्सनल नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने शेयर कर दिया है, तो वहां पे आप क्वेरी पूछ सकते हो, कमेंट में भी आप क्वेरी पूछ सकते हो। बट ओनली रिक्वेस्ट इज अगर आप शेयर करोगे तो हो सकता है along with you other people, other student will also be benefited, right?
तो शेयर करो, ताकि मैक्सिमम शेयर करो, ताकि सबके साथ ये फ्री लेक्चर शेयर हो जाए। पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ओनली फॉर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। अगर अगर किसी को फर्दर लेवल, इफ अ पर्सन इज नॉट इन 12th स्टैंडर्ड बट स्टिल इफ इकोनॉमिक्स में अगर उसको कंसेप्ट क्लियर करना है तो मेरे लेक्चर्स डेफिनेटली देख सकता है, बिकॉज कंसेप्चुअली वी आर क्लियरिंग ईच एंड एवरीथिंग, एंड देन मार्किंग एंड ऑल वो ना देखे, लेकिन कंसेप्चुअली तो डेफिनेटली उसका क्लियरिटी आएगा, राइट। आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और कुछ अगर क्वेरीज होगी तो मेरे पर्सनल नंबर पे भी मुझसे पूछ सकते हो, राइट। ओके फाइन। एंड एक और बात, मैंने प्रॉमिस किया था कि हम लोग टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चंस करने वाले हैं, वो कब करेंगे, तो आई गेस इसके बाद जो लेक्चर होगा, जो एक और चैप्टर में करा दूं, उसके बाद हम लोग इकट्ठा सारे क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि अभी अभी फ्रेश है ना माइंड में, अभी किया तो इतना मजा नहीं आएगा। एक और चैप्टर में करा दूं, उसके बाद हम लोग इकट्ठा सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो अभी शेयर नहीं करने वाला हूँ। स्टूडेंट बोले सर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी बता दो, अभी नहीं, अभी तो आप पूरा जो भी मैं करा रहा हूँ, पूरा इकोनॉमिक्स करा रहा हूँ, तो पूरे इकोनॉमिक्स को आप इक्वली इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है, मेरे को एनालाइज करना पड़ेगा, बट मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर दूंगा, और वही एग्जाम में आएगा। उसके बाद से पेपर में कुछ भी नहीं आने वाला, ये आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा, राइट। जो मैं दूंगा एग्जाम में वही आएगा, 90% पेपर वही आने वाला है। 10% तो ऑप्शन होता है, 10% तो एनी 3 एनी 2, तो 10% तो ऑप्शन होता है, तो ऑप्शन हटा दो, बाकी अदर देन ऑप्शंस पूरा पेपर जो मैं बताऊंगा उसी में से आएगा, राइट। इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करोगे सर, तो इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ वो हो सकता है चैप्टर नंबर 1 हो, या हो सकता है चैप्टर नंबर 5 हो। चैप्टर नंबर 1 हो सकता है, या तो चैप्टर नंबर 5 हो सकता है। और चैनल के साथ कनेक्टेड रहो, ये ना हो जाए कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डाला और आपको पता ही ना चले। चैनल के साथ कनेक्टेड रहो, सब्सक्राइब जरूर करो, और क्वेरीज जरूर मुझे पूछो, बिंदास पूछो, व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ओके, टेक्स्ट बुक भी जो नोट से मैं पढ़ रहा हूँ, वो नोट्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो वो नोट डाउनलोड करके उसमें से मेरे पढ़ाने के बाद आधा घंटा रिवीजन का रिक्वायरमेंट है, तो दिमाग में फिट हो जाएगा। तो आधा घंटा रिवाइज करो और अपना ख्याल रखो। टेक केयर, बाय बाय।